बीएसएनएल जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई, उसने 2008 तक गवर्नमेंट को बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिए। गवर्नमेंट के लिए बीएसएनएल एक कैश काउ की तरह थी जो हर साल गवर्नमेंट को 8 से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन फिर 2009 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जो बीएसएनएल लॉस में चली गई, तो उसके बाद कभी भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाई। अब गवर्नमेंट बीएसएनएल को बचाने के लिए हर साल कुछ नया लेकर आती है। इस साल गवर्नमेंट ने कहा कि हम बीएसएनएल में 2.63 लाख करोड़ रुपए डालने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत नेट को हम बीएसएनएल के साथ मर्ज करके बीएसएनएल को सेव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीएसएनएल के फेलियर्स के पीछे जो दो रीजन हैं, वो अगर आपको पता चल गए तो आपको पता चलेगा कि बीएसएनएल को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और गवर्नमेंट चाहे कितना भी कुछ कर ले, फाइनेंशियल ईयर 2027 से पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। तो आज हम बात करेंगे बीएसएनएल के उन दो सीक्रेट्स के बारे में जिसके सामने गवर्नमेंट के जो सारे एफर्ट्स हैं वो पूरी तरह से वेस्ट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। साल 2008 से इंडिया के जो मोबाइल यूजर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। हर महीने इंडिया में 60 से 80 लाख मोबाइल यूजर्स ऐड हो रहे थे। उस टाइम भारतीय एयरटेल इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर था, उनके पास करीब 5.5 करोड़ यूजर्स थे। उसके बाद था वोडाफोन जिनके पास थे 4 करोड़ यूजर्स, और उसके बाद तीसरे पायदान पर था बीएसएनएल जिनके पास 3.3 करोड़ यूजर्स थे। अब जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही थी उस हिसाब से बीएसएनएल के समझ में आ गया था कि अगर इस बढ़ती डिमांड के साथ हमें बढ़ना है तो हमें अपना नेटवर्क एक्सपांड करना पड़ेगा। और इसी के चलते उन्होंने एक बहुत अच्छी डिसीजन ली कि वो अपनी नेटवर्क कैपेसिटी लगभग 10 करोड़ नई लाइन से बढ़ा देंगे, जिसके लिए 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए बीएसएनएल राजी हो गया। अब इस एक्सपांशन के लिए बीएसएनएल जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था वो उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जल्दी कुछ ऐसा हुआ जो कई सारी सरकारी कंपनियों के साथ हुआ है। जल्दी बीएसएनएल के इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इरेगुलरिटीज के आरोप लगे, जिसके बाद अगले 1-2 सालों तक इस पर इंक्वायरी चली और साल 2010 में डिसाइड किया गया कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हटा देते हैं। यानी इसका ही मतलब था कि जो नेटवर्क कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान था बीएसएनएल का, वो अब चौपट हो गया था। अब होना क्या था कि कई सारी जगह पर इसके चलते बीएसएनएल का पुअर नेटवर्क आने लगा, तो कई सारी जगह पर बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं था। तो जिस हिसाब से पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही थी उसका फायदा कहीं ना कहीं बीएसएनएल नहीं ले पाई इस एक चीज की वजह से। और उसके बाद जल्दी कंपनी 5वें पायदान पर चली गई। अब इस टेंडर के खत्म होने के बाद बीएसएनएल का जो डाउनफॉल था वो खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कंपनी ने कई सारे गलत डिसीजंस लिए जिसका आगे चलकर एक डोमिनो इफेक्ट बन गया। 2005 में बीएसएनएल के पास 21% मार्केट शेयर था। 2022 तक ये 10% से भी कम हो गया। आज मार्केट शेयर के मामले में बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर में आखिरी पायदान पर है। अब बात जो है वो सिर्फ मार्केट शेयर पर नहीं रुकी, बल्कि कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी कहां से कहां चला गया। 2016 में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था 118 रुपीज़, और उस टाइम प्राइवेट कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था 126 रुपीज़। उसके बाद आया जियो, उसके बाद तो सब तबाह हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही जियो ने टैरिफ्स बढ़ाना शुरू किए, उसके बाद बाकी कंपनीज ने भी चार्जेस बढ़ाना शुरू कर दिए। आज जो प्राइवेट कंपनीज है उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 136 रुपीज़, और बीएसएनएल का कितना है? सिर्फ 53 रुपीज़। अब फिर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि जब बाकी कंपनीज चार्ज कर रही है तो बीएसएनएल को चार्ज करने में क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आई? तो यहीं पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है। अब ठीक है, 2008 में जो हो गया वो हो गया। 2020 में फिर से बीएसएनएल को सरकारी कंपनी होने का अंजाम भुगतना पड़ा। 2009 के बाद बीएसएनएल की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो बीएसएनएल को बचाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया। अब 4G स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल ने 4G इक्विपमेंट के लिए कुछ टेंडर्स इशू किए। लगभग 9,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें बीएसएनएल की 50,000 से ज्यादा साइट्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि बीएसएनएल अपने यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब ये जो प्रोजेक्ट था ये बीएसएनएल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि रिलायंस जियो और एयरटेल लगभग 4 साल पहले ही 4G सर्विस ला चुके थे। बीएसएनएल का ऑलरेडी इसमें डिले चल रहा था, और इसी बीच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दैट इज टीईपीसी ने अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन सबको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के जो टेंडर्स हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज को दिए जा रहे हैं और मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत इंडियन कंपनीज को इसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था। अब ये जो टीपीसी ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है इंडिया के टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की। तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट, एचएफसीएल और विहान नेटवर्क्स इसके कुछ मेंबर्स हैं। अब टीपीसी का इसमें कहना था कि बीएसएनएल को बचाने के लिए आम आदमी के टैक्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके लिए इसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडियन कंपनीज को मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि बीएसएनएल ने एक ऐसी कंडीशन डाली है जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज इसमें बिडिंग नहीं कर सकते, और वो कंडीशन ये थी कि जो भी बिडर है उसके पास 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को मोबाइल नेटवर्क देने का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जो कि किसी भी इंडियन कंपनी के पास नहीं है। और इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी जैसे कई सारे सवाल उठाए गए। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है, ये तो सारे फेयर पॉइंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भी यही लगा और उन्होंने भी इस पर ऐतराज जताया। लेकिन जब आप कहानी की दूसरी साइड को समझोगे तो आपका परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इंडिया के 90% से ज्यादा यूजर्स प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और ये जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है इनके लगभग 100% इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं, जो कि मेनली नोकिया और एरिक्सन से आते हैं। रिसेंटली एयरटेल ने $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट नोकिया के साथ साइन किया है इन इक्विपमेंट्स के लिए। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर रूल रखने ही है तो वो सभी के लिए सेम होने चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज है इसलिए उस पर अलग रूल और प्राइवेट कंपनीज के लिए अलग रूल, ये तो बहुत अनफेयर है। रही बात इंडिया के टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स की, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नए नए इनिशिएटिव्स बिल्कुल लेने चाहिए। अब क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने कभी किसी बड़े प्लेयर के साथ काम ही नहीं किया है, तो कोई भी बड़ा प्लेयर उनके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कुछ घंटों के लिए भी अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो बहुत बड़ा बैकलैश किसी भी ऑपरेटर को फेस करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी रिस्क है टेलीकॉम ऑपरेटर की, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए वो उन्हीं कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस चीज में है। अब गवर्नमेंट हालांकि कुछ कंडीशन यहाँ पर डाल सकते हैं कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी को 5% अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कंपनीज को देना है, या 10% कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो इंडियन कंपनी को देना है, वहां से शुरुआत की जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे द कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट पर दिवाली ऑफर आज से शुरू हो रही है, जहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 899 रुपीज में। इस प्राइस पर ना ये कोर्स पहले कभी अवेलेबल था ना ही कभी होगा। इस कोर्स को हमने कुछ इस तरह बनाया है कि सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक कर पाएंगे। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। इस कोर्स में हमने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को जो जरूरी है वो सारी चीजें सिखाई है, जैसे कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन निकाल के उसे कब खरीदना है, उसे कब बेचना है, और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज को कैसे परखना है और उसमें से बेस्ट को कैसे चुनना है। इस कोर्स से आप जितना नॉलेज ले सकते हो ले लीजिए। ये कोर्स हिंदी भाषा में और इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और अब किसी वजह से इस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर नो क्वेश्चन आस्क्ड 5 डे रिफंड पॉलिसी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर को जरूर चेकआउट करें। इस ऑफर के बस आखिरी 3 दिन बचे हैं, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। अब जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों का असर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पड़ने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2006 में कंपनी का रेवेन्यू था 40,000 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक आधे से कम होकर 19,000 करोड़ पर आ गया। और इसी बीच कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो 30,000 करोड़ से भी ऊपर चले गए। और इसका नतीजा ये है कि पिछले 13 सालों से लगातार बीएसएनएल लॉसेस में ही है और आने वाले टाइम में भी आपको यही चीज देखने मिलेगी। इस ग्राफ को देखकर एक और बड़ा प्रॉब्लम बीएसएनएल के साथ आपको देखने मिलेगा। कंपनी लॉस में है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो बाकी प्लेयर से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। जहां पर बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर के जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो उनके रेवेन्यू के 5 से 7% के करीब है। वही बीएसएनएल के लिए ये चीज 25 से 45% के बीच रही है। बीएसएनएल ने अपना वर्क फोर्स लगभग 60% से घटा दिया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम में ये जो एक्सपेंसेस है ये कम हो गए हैं। अब बीएसएनएल इस रेस में इतना लेट हो गया है कि जब बाकी कंपनीज 5G लॉन्च कर रही है तो बीएसएनएल ने प्लान किया कि वो अगले मंथ से 4G रोल आउट करने वाले हैं और उसे पूरी तरह से डिप्लॉय करने के लिए उन्हें करीब 1.5 साल का वक्त लगेगा। जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि एयरटेल ने कहा है कि मार्च 2024 तक पूरी इंडिया में वो 5G लगा देंगे। जियो ने कहा है कि 2023 के एंड तक हम पूरे इंडिया में 5G लगा देंगे। वही बीएसएनएल अभी भी 4G के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बीएसएनएल का फिक्स लाइन सर्विसेज में दबदबा है, लेकिन पिछले महीने के फिगर्स इसमें भी शॉकिंग है। बीएसएनएल के जो वायरलाइन सब्सक्राइबर है वो है 71.3 लाख और जियो के वायरलाइन यूजर अब बीएसएनएल से ज्यादा बढ़कर 73.5 लाख हो गए हैं। और इसी बीच गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.64 लाख डालने के अलावा हम बीएसएनएल और बीबीएनएल का मर्जर करेंगे ताकि हम बीएसएनएल को बचा पाए। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये बीबीएनएल है क्या और इसका गोल क्या है और इसकी परफॉर्मेंस अभी तक कैसे रही है। अब ये जो बीबीएनएल है इसकी शुरुआत साल 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इस प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी, जिसका गोल ये था कि इंडिया की 2.5 लाख विलेज पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है और इसका टारगेट था 3 साल का। लेकिन 2014 तक ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। फिर 2014 में सरकार बदल गई और उसके साथ प्रोजेक्ट का नाम भी बदलकर भारत नेट किया गया और इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ईयर रखा गया 2018। लेकिन 2018 तक भी ये काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद टारगेट रखा गया 2020, फिर रखा गया 2021, वो भी पूरा नहीं हुआ, फिर रखा गया है 2025। अब इस डिले की वजह से ही 3 साल में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3 गुना बढ़ गई है और अभी मार्च 2020 का डेटा देखा जाए तो अभी भी सिर्फ 27% विलेजेस को ये सर्विस मिल पाई है। पर सिर्फ डिले यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न नहीं है। भारत नेट की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है
वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार इसकी कंप्लेंट्स रेज की जाती है लेकिन कोई आता नहीं है, कुछ करता नहीं है। इसकी वजह से कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए हैं ताकि वो इन चीजों का मेंटेनेंस खुद कर पाए। अब भारत नेट के इतने सारे प्रॉब्लम को देखकर कैग ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि भारत नेट ने जिन जिन एजेंसीज को सिलेक्ट किया है, अगर वो सही से काम नहीं करती तो उसमें किसी भी तरह की पेनल्टी का प्रोविजन नहीं रखा गया है और इसीलिए उन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज को छूट मिलती है कई सारी गलतियां करने की। अब बड़ा सवाल ये आता है कि BBNL और BSNL का ये मर्जर क्या BSNL के लिए फायदेमंद है? तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि BBNL की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है BSNL पर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ। लेकिन जिस स्पीड से BBNL आगे बढ़ रहा है उससे तो बहुत बड़ा कंसर्न मुझे लगता है ये मर्जर। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में BSNL ऑलरेडी बहुत पिछड़ चुका है। अगर BSNL को लाइन पर लाना है या फिर उससे छुटकारा पाना है तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को BSNL को बेच देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हर साल टैक्स पेयर का काफ़ी सारा पैसा इस कंपनी में जा रहा है और अल्टीमेटली वेस्ट ही हो रहा है और ना ही किसी भी तरह की क्वालिटी सर्विस किसी को इस कंपनी से मिल पा रही है। या फिर दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके कोई एक पार्टनर कंपनी ढूंढकर उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपके BSNL पर क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए जरूर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। और जाते जाते हमारे कोर्स के दिवाली ऑफर का जरूर फायदा उठाएं, बस आखिरी 3 दिन बचे हैं।